डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांचेस के बारे में है। अब जो हमारी ब्रांच है नेक्स्ट वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए सबसे पहले इसके नाम को देख लेते हैं। जो जो वर्ड आपको न्यूक्लियर नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस से निकला हुआ है। देन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से निकला हुआ है। तो अगर इसको हम कंबाइन करके पढ़ें तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में परफॉर्म होंगे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए अब इसको रीड कर लेते हैं। दिस ब्रांच डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, ऐसे केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में परफॉर्म हो। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मज़ीद इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये मज़ीद हम इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबिलिटी की वजह से उसमें से एक तो एनर्जी खारिज होती रहती है, ठीक है, वो एक एनर्जी खारिज करते हैं। देन इस एनर्जी के साथ साथ उनमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, और जो एटम ये काम कर रहा होता है उसको रेडियो एक्टिव एटम कहा जाता है। होप सो रेडियो एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। एंड देन इसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं वो भी इसमें डिस्कस होंगे। एंड देन उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो चेंजिंग होगी, वो भी हमने इस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करनी है। तो होप सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, एक तो ये यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर में, देन इसको हम मेडिसिन के शोबे में भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ये रिसर्च पर्पज़ में भी यूज़ की जाती है। होप सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब ये जो वर्ड पॉली है इसका मतलब है मैनी, और मर का मतलब है यूनिट। अब देखें जब छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस दौरान उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसकी स्टडी पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी। पॉलीमर्स आर द लार्ज मालिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, इसको पॉलीमर कहा जाता है। चलें देख लेते हैं इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं। देखें दिस ब्रांच फोकस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। अब ये ब्रांच क्या फोकस करती है, पॉलीमर की सिंथेसिस के ऊपर फोकस करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या होंगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके ऊपर फोकस करती है। और माइक्रो मालिक्यूल के बारे में भी स्टडी की जाती है। अब मैक्रो मालिक्यूल कौन से होते हैं, मैक्रो का मतलब है बिग, ऐसे मालिक्यूल जो बड़े हों वो इसके अंदर स्टडी किए जाएंगे। अब कुछ जो पॉलीमर होते हैं वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, मतलब नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, वो प्रोटीन है, वो सेलुलोज हो सकती है, और वो न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन ये एनिमल के अंदर पाई जाती है, सेलुलोज जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड ये भी एनिमल यानी कि लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है। इसकी जो सारी स्टडी होगी वो आप कहाँ करेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। होप सो पॉलीमर केमिस्ट्री की आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जियो केमिस्ट्री। अब देखें इसको पहले इसके नाम को देख लेते हैं। ये जो वर्ड जियो है इसका मतलब है अर्थ, एंड केमिस्ट्री का मतलब केमिकल कंपोजिशन। अब हम यहाँ इस केमिस्ट्री के अंदर क्या देखने वाले हैं, केमिकल कंपोजिशन देखने वाले हैं, किसकी, अर्थ की। इसकी जो स्टडी होगी वो जियो केमिस्ट्री कहलाएगी। चलें इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स सोर्स एंड मिनरल्स। अब हमने क्या देखना है, ज़मीन की कंपोजिशन देखनी है और उसके मिनरल्स के बारे में डिस्कस करनी है कि वो कहाँ से हासिल हो सकते हैं, उसका सोर्स क्या है। वो जो स्टडी होगी वो जियो केमिस्ट्री कहलाएगी। होप सो इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। देन चलते हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरफ। देखें अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ ना, सबसे पहले हम इसको मिनरल एक्सप्लोरेशन और जियोकेमिकल मैपिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा ये होता क्या है, इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो जो मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं ज़मीन के किस पार्ट के अंदर मौजूद है।
ताकि हम वहाँ ही जाके एक्सप्लोर करें और उसको हासिल कर सकें। अब मिनरल्स क्या हो सकते हैं? अब मिनरल्स में अगर मैं बात करूँ, आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकती है, आपके डिफरेंट मेटल्स वगैरह हो सकती हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे मिनरल्स और भी हैं जो कि आप जियो मैपिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या देखना है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में। अब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग क्या होती है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हमने ये देखना होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर इसको फॉरेस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको मेडिकल रिसर्चेज में यूज़ किया जाता है। अब फॉरेस्ट्री क्या होता है? अब फॉरेस्ट्री के अंदर हमने ये देखना होता है कि हम नए प्लांट किस तरह ग्रो करेंगे और इसको फॉरेस्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। होप सो जियो केमिस्ट्री की भी आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब सबसे पहले इसके नाम को देख लेते हैं। ये जो वर्ड मेडिसिनल है, मेडिसिन से निकला हुआ है। तो इस ब्रांच के अंदर आप मेडिसिन की स्टडी करेंगे कि उसको किस तरह बनाया जाता है, उसको किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है। चलें इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस ब्रांच द केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग। अब केमिस्ट ने क्या ट्राई करना है कि मेडिसिन को किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, उसको किस तरह सिंथेसाइज किया जाएगा, मतलब किस तरह बनाया जाएगा मेडिसिन और ड्रग। अब ये जो वर्ड ड्रग लिखा हुआ है, आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो एक इलीगल वर्ड लिखा हुआ है ड्रग, जिसको सिंथेसाइज किया जा रहा है। ये ड्रग मेडिसिन को ही बोला जाता है, ठीक है, मेडिसिन को ही ड्रग बोला जाता है। विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि किसी भी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। देन देख लेते हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, इसको ड्रग सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब ड्रग किस तरह सिंथेसाइज की जाती है? अब ड्रग को सिंथेसाइज करने से पहले ना, सबसे पहले ड्रग डिस्कवर की जाती है, ठीक है। ड्रग की डिस्कवरी हो जाएगी, वो बन चुकी है। देन हम क्या करेंगे, उसकी डिलीवरी चेक करेंगे, मतलब एक इंसान पे उसको अप्लाई करके देखेंगे। देन वो देखेंगे कि उसके अंदर एब्जॉर्ब किस तरह हो रही है, उसके अंदर ये मेडिसिन किस तरह जज्ब हो रही है। देन उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ होना। उस मेडिसिन जहाँ जिस पॉइंट पे पहुँचेगी वहाँ उसकी ब्रेक डाउन होगी, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगी। तो ये प्रोसेस डिस्कस किया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये होगी इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन, जिसको आप आम लाइफ में यूज़ करेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। सबसे पहले इस नाम को देख लेते हैं, एस्ट्रो। अब ये जो वर्ड एस्ट्रो है, ये स्पेस से निकला हुआ है। अब स्पेस के अंदर क्या मौजूद है? स्पेस के अंदर डिफरेंट स्टार्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। अब उसके अंदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल तो मौजूद होंगे, तो उसकी जो स्टडी होगी वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएगी। आप देखिए, आप डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आयन रिकरिंग इन द स्पेस। वो जो आयन्स और मॉलिक्यूल हैं वो स्पेस में होने चाहिए, और कहाँ होने चाहिए? इंटरस्टेलर स्पेस। अब ये इंटरस्टेलर क्या होता है? एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के दरमियान जो जगह होती है वो इंटरस्टेलर होती है। अब वहाँ भी अगर कोई आयन मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उसकी भी स्टडी एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएगी। अब मज़ीद इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके अंदर हम देखेंगे वो जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो आपस में रिएक्शन किस तरह करते हैं, उनके आपस में रिएक्शन का कैसे होते हैं, जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हैं। देन हम ये भी देखेंगे कि उनके अंदर से अगर रेडिएशन खारिज हो। अब ये जो वर्ड रेडिएशन है, ये क्या होता है? जब एक एटम अनस्टेबल होता है तो वो एनर्जी खारिज करता रहता है, उसी एनर्जी को हम रेडिएशन बोलते हैं। अब वो रेडिएशन बाकियों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगी, ये भी हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो एस्ट्रोकेमिस्ट्री की भी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ केमिस्ट्री की ब्रांचेज ख़त्म हो जाती हैं। देन चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं उसमें मज़ीद क्या चीज़ें मौजूद हैं। आपकी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दी गई है, चलें इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। अब यहाँ वो एक बात कर रहा है लूनर मिशन की, जो कि मून से वापस आया है और उसके पास सैंपल्स हैं। अब उस सैंपल्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुके हैं। अब आपने ये बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं, इनका ताल्लुक़ केमिस्ट्री के किस ब्रांच से है। अब सबसे पहले हम बात करें तो डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। अब ये जो चीज़ थी, ये आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो सैंपल था उसकी सेपरेशन होती थी, देन उसकी कंपोजिशन की हम बात करते थे कि ये चीज़ें
कौन सी हैं और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। तो इसकी स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्टडी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इट कंटेन। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात हुई है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं। अब नाम से ही आपको आइडिया हो चुका है, इसकी जो स्टडी है वो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर होती है। देन चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब थर्ड पॉइंट क्या है? कैरी आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट। अब आपने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए हैं उस सैंपल के साथ, लेकिन यूज़ क्या किया उसके अंदर? इनऑर्गेनिक रिएजेंट। ठीक है, तो नाम से ही आपको आइडिया हो गया है इसमें इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो इसकी जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। होप सो ये एक्सरसाइज भी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ ब्रांचेज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। होप सो आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।